सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका फोर्थ यूनिट मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड ये वीडियो जो होने वाला है ये आपका यूनिट नंबर 5 होने वाला ओ डबल पी एम का। एंड यहाँ पे हम ओ डबल पी एम का वन शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे जो कि आपका 5 यूनिट है। जो कि मैं आपको सबसे पहले आपका क्या दिखाना चाहूँगा, सिलेबस दिखाना चाहूँगा कि हमको पढ़ना क्या क्या। तो यूनिट 5 में हमको पढ़ना है स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है, और मल्टी मल्टी थ्रेडिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। एंड डेटा कलेक्शन का भी क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। एंड केस केस स्टडी पढ़ना है एटीएम की और लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है। एंड मैं बता दूं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मतलब ये जो पीडीएफ है, अगर ये आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम का लिंक है। सो प्लीज़ टेलीग्राम के लिंक को जा टैप करो एंड उसको ज्वाइन करो एंड ये आप ले सकते हो। ठीक है, सो देखो सबसे पहले देखते हैं भैया स्ट्रिंग्स होता क्या है। तो स्ट्रिंग का डेफिनेशन है कि स्ट्रिंग जो होता है ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या होता है ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो टेक्स्ट को क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखो जैसे हमने लिखा हेलो, ठीक है, हेलो, और ये डबल कोट्स में हमने बंद कर दिया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग्स है। एंड हमने लिखा ओ डबल पी एम, उपम, एंड ये डबल कोट्स में बंद, ठीक है। एंड डबल कोट्स के साथ 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है बट डबल कोट्स के थ्रू क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो देखो कैरेक्टर्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस, तो देखो सी प्लस प्लस में दो तरीके से होते हैं जो स्ट्रिंग को हैंडल करने के। तो पहला तरीका होता है कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग क्लास। तो देखो कैरेक्टर एरे समझते हैं, तो सबसे पहले आता है कैरेक्टर एरे। तो देखो कैरेक्टर एरे में क्या होता है कि मान लो कि हमने कैरेक्टर CHAR और कैरेक्टर स्टार्ट नहीं, पूरा स्टार्ट नहीं लिखना, स्टार STR, और यहाँ पे एरे का सिंबल है ये, एंड इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, ये हेलो। ये हेलो हमारा क्या है, स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर है। एंड ये बंद है डबल कोट्स में। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग एक्चुअली कैरेक्टर एरे है। क्या है, कैरेक्टर एरे है। ठीक है, लास्ट में या नल, लास्ट में जीरो, या तो क्या हो सकता है, नल कैरेक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है, लास्ट में जीरो हो सकता है या तो नल कैरेक्टर होता है। मेमोरी कैसे इसको स्टोर करेगा, हेलो और जीरो। नल कैरेक्टर स्ट्रिंग का एंड बताता है, जो नल कैरेक्टर होता है वो स्ट्रिंग का क्या बताता है, एंड बताता है। अब देखो स्ट्रिंग समझो किसमें, क्लास में स्ट्रिंग समझो सेकंड है। तो देखो जो सेकंड नंबर पे है, ये जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये C++ का बेसिक कोड लिखा हुआ है कि इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस STD। एंड यहाँ पे देखो स्ट्रिंग STR इज इक्वल्स टू हेलो लिखा है डायरेक्ट। तो ये मॉडर्न और इजी मेथड होता है। ये बिल्ट इन, इसमें बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं। एंड ये लेंथ और अपेंड कंपेयर इजी होता है। यहाँ पे लेंथ जो होती है और लेंथ जो होती है वो बढ़िया होती है, अपेंड होता है, एंड कंपेयर करना क्या होता है, इजी होता है। अब जावा में देखो, जावा में कैसे लिखते हैं, जावा में स्ट्रिंग एक क्लास होती है। तो जैसे मान लो स्ट्रिंग STR इज इक्वल्स टू क्या है, हेलो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है, और इम्यूटेबल होता है मतलब वंस क्रिएट हो गया तो चेंज नहीं होगा। अगर ये क्रिएट हो गया तो ये क्या दोबारा चेंज नहीं होगा। अब देखो स्ट्रिंग क्रिएशन इन जावा, तो स्ट्रिंग कैसे क्रिएट की जाती है जावा में, तो हम यूज़ करते हैं यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग S इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा हेलो स्ट्रिंग है, और यूज़ किया हमने एक नया कीवर्ड, तो स्ट्रिंग S इक्वल टू क्या है, न्यू स्ट्रिंग हेलो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये यूज़ मतलब पहले हमने यूज़ किया यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स और यूजिंग न्यू कीवर्ड्स। तो ये क्या हो गया, न्यू स्ट्रिंग हेलो। अब इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स हैं जैसे जावा में, तो लेंथ क्या बताता है, लेंथ जो होता है ये क्या बताता है, लेंथ बताता है। ठीक है, टू अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, टू लोअर केस स्मॉल कैरेक्टर, कैर 8 इट मीन्स स्पेसिफिक कैरेक्टर बताता है, इक्वल्स मतलब कंपैरिजन बताता है, और सब स्ट्रिंग्स हमारे क्या बताता है, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बताता है। और इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन है जो तुम्हारे C++ में यूज़ होते हैं, वो है लेंथ है, साइज है, अपेंड है, कंपेयर है, और सब्सट्रैक्ट है। ठीक है, सब स्टार STR। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शन। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्ट्रिंग्स के। तो स्ट्रिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि कैरेक्टर सीक्वेंस, ठीक है, इम्यूटेबल होता है जावा में, और डायनेमिक साइज होता है स्ट्रिंग क्लास का, ऑब्जेक्ट टाइप होता है जावा में, और नल टर्मिनेट होता है किसमें, C स्टाइल में। ठीक है, अब आता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग क्लासेस। तो एडवांटेज क्या है कि इजी मैनिपुलेशन होता है, और बिल्ट इन फंक्शन होता है इसमें, एंड सेफ होता है, और फ्लेक्सिबल होता है, और डायनेमिक मेमोरी हैंडलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज में आती हैं। एंड अब आता है आपका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है कि मेमोरी ओवरहेड होता है, और इम्यूटेबल नेचर होता है। मतलब जावा में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्या होता है जावा में जो होगा वो उसमें न्यू ऑब्जेक्ट
क्रिएट होगा। एंड परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है लार्ज डेटा में। क्या हो सकता है, जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, लार्ज हो जाती है किसमें, लार्ज डेटा में। अब देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म होता है जो प्रोग्राम के रन टाइम एरर को क्या करता है, हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म होता है जो प्रोग्राम के रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो और स्मूथली कंटिन्यू चले। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मान लो कि जैसे तुम्हारा प्रोग्राम पे रन टाइम पे कोई एरर आया, तो उसको हैंडल कौन करेगा, हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या ना हो, क्रैश ना हो और वो स्मूथली कंटिन्यू चल सके। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझो कि जब प्रोग्राम में एरर आए और हम उसको प्रॉपरली हैंडल ना कर पाएँ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, अब आता है व्हाट इज़ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो प्रोग्राम देखो, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। क्या होता है, एक एक्सेप्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है जो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को क्या करता है, नॉर्मल फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे डिवाइडेड बाय जीरो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एंड फाइल नॉट फाउंड एंड नल पॉइंटर। तो ये क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन। अब देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा प्रोग्राम क्या ना हो, सबसे पहले क्रैश होने से बचाने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ किया जाता है। एंड एरर को प्रॉपर मैसेज देने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या, एरर को प्रॉपर मैसेज देने, एरर का जो मैसेज होता है कि कहाँ पे एरर है, उसका प्रॉपर मैसेज देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोग्राम को हम मतलब क्रैश ना हो, कंटिन्यू चल सके, इसलिए यूज़ किया जाता है। और क्लीन एंड रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट मतलब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा। अब आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स क्या, तो ट्राई हो गया, कैच हो गया, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। तो ये जावा में है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक कैसे यूज़ होता है, तो देखो यहाँ पे जो रिस्की कोड होता है वो कहाँ पे होता है, ट्राई ब्लॉक पे लिखते हैं। जैसे मान लो कि ट्राई इंट ए इज इक्वल टू 10/0 लिखेंगे, और 10/0 का आपको आंसर पता है कि क्या आता है। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 0 है, तो आपको पता है क्या आएगा। मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो 10 डिवाइडेड बाई 0 करते हैं। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 0, आंसर क्या आएगा, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, अब देखो तो ये हमारे क्या रिस्की कोड है, तो रिस्की कोड हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक पे। अब कैच क्या करेगा, एक्सेप्शन को हैंडल करता है। जो हमारा कैच ब्लॉक है ये क्या करता है कि जो हमारा कैच ब्लॉक है वो क्या करता है कि वो एक्सेप्शन को हैंडल करता है। जैसे अब देखो, जैसे हमारा हमने कैच किया, अब हमें पता है कि भाई ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, कैच लगा देंगे और अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, जो कि आपका कैलकुलेटर में भी आया था। ठीक है, तो ये कैच कर देगा। ठीक है, फाइनली में क्या होता है, ये ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। ठीक है, फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मतलब प्रोग्राम यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, कंप्लीट एग्जांपल क्या है, तो देखो जैसे मान लो कि एक क्लास टेस्ट है और हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग args, ये पूरा कोड है। यहाँ पे हमने ट्राई किया, ट्राई पे हमने अपना पूरा जो हमारा हमें लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, हमने यहाँ पे डाला। एंड कैच में हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैच किया एंड एरर डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, तो यहाँ फाइनली लगाया एंड डन कर दिया, तो हमारा जो आउटपुट है हमें क्या मिलेगा, हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो देखो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, थ्रो करेगा क्या, एरर और एक्सेप्शन। तो देखो एरर में क्या आएगा, अनचेक्ड, एंड एक्सेप्शन में क्या आएगा, रन टाइम एरर आ सकता है, कंपाइल टाइम एरर आ सकता है। और रन टाइम जो एरर होता है वो क्या होता है, अनचेक्ड होता है। कंपाइल टाइम जो होता है वो कंपाइल टाइम चेक्ड होता है और रन टाइम अनचेक्ड होता है। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ एक्सेप्शन, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सेप्शन, फर्स्ट इज चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो हम चेक्ड एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो जो चेक्ड एक्सेप्शन होता है वो कंपाइल टाइम पे चेक होता है। कहाँ पे चेक हो, जो चेक्ड एक्सेप्शन होता है वो कंपाइल टाइम पे चेक होता है, और इसको हैंडल करना मैंडेटरी है। क्या है कि जो चेक्ड एक्सेप्शन है वो कंपाइल टाइम पे चेक होता है और इसको हैंडल करना मैंडेटरी होता है। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू आईओ एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये आईओ एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन जो है, ये एग्जांपल है तुम्हारे चेक्ड एक्सेप्शन के। तो चेक्ड एक्सेप्शन तुमको समझ में आ गया होगा कि कंपाइल टाइम पे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हैंडल करना मैंडेटरी। अब आता है
अनचेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है ये रन टाइम पे होता है। कहाँ पे होता है? रन टाइम पे होता है, और इसको हैंडल करना ऑप्शनल है। तो देखो भैया, ये रन टाइम पे होता है। कहाँ पे होता है? रन टाइम पे। तो रन टाइम पे होता है, तो इस वजह से इसको रन टाइम पे होता है, इसलिए इसको हैंडल करना क्या थोड़ा सा ऑप्शनल है। एंड इसके एग्जांपल है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सॉरी अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एंड null pointer exception and array index out of bound exception. So these are the example of unchecked exception। ठीक है। अब थ्रो कीवर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? तो देखो, मैनुअली एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो देखो, जो जो हम मैनुअली क्या करते हैं, मैनुअली जो हमारे एक्सेप्शन होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनको उनको क्रिएट करने के लिए हम थ्रो का यूज़ करते हैं। तो देखो, थ्रो जो है, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन एरर। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक मैनुअली एक्सेप्शन को क्रिएट किया है, एंड हमने जो आपके सामने जो कि हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने खुद से बनाया है, ठीक है। अब थ्रो कीवर्ड किस लिए, थ्रोज कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है? जो मेथड है, मेथड को एक मेथड के साथ डिक्लेयर करते हैं। किसके साथ करते हैं? मेथड, जो मेथड होता है हम इसको उसके साथ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो मेथड के साथ डिक्लेयर करते हैं कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो देखो, कोई मेथड जैसे वॉइड मेथड है, तो वॉइड मेथड के साथ हमने थ्रो आईओ एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया हमें भरोसा नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये एक्सेप्शन दे सकता है, इसलिए हम यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं। इट मीन्स मेथड के साथ हम डिक्लेयर करते हैं कि मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, बस इतना सा। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज है कि ये प्रोग्राम क्रैश नहीं करता है, इसमें क्लियर एरर हैंडलिंग है, और डिबगिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है, और सिक्योर करता है किसको? कोडिंग को। अब आता है डिसएडवांटेज क्या है, कि कोड थोड़ा लेंदी हो जाता है, और ओवर यूज़ से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और परफॉर्मेंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस जो होता है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग एंड डेटा कलेक्शन। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है एंड डेटा कलेक्शन क्या है, सो इसके बारे में जानते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग जो क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है? तो सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग देखो। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? थ्रेड एक लाइट वेट सब प्रोसेस होता है, जो कि प्रोग्राम के अंदर इंडिपेंडेंटली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड क्या होता है? एक लाइट वेट सब प्रोसेस होता है, जो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे एग्जीक्यूशन पाथ होते हैं। देखो, जो जो प्रोग्राम है क्या होता है, जैसे कोई एक प्रोग्राम होता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल छोटे छोटे एग्जीक्यूशन पाथ्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। अब देखो, तो व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग? तो मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली रन करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही एप्लीकेशन एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखना। तो मैं मल्टी थ्रेडिंग का सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ हैं। अगर मैं दो विंडोज़ पे काम करूँ, तो जैसे सपोज़ मान लो कि जैसे एक ये कोई विंडो है एंड दूसरी विंडो ये, तो यहाँ पर देखो एक साथ मैं दोनों में काम कर सकता हूँ, यहाँ भी काम कर सकता हूँ और यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है मल्टी थ्रेडिंग का, ठीक है। तो देखो, अब समझो, तो ये हो गया। एंड रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, म्यूज़िक प्ले हो रहा है और साथ में फ़ाइल डाउनलोड हो रही, तो ये भी मल्टी थ्रेडिंग, और ब्राउज़र ओपन है। तो एक ही एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल टास्क हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। तो हमें ज़रूरत क्यों है मल्टी थ्रेडिंग की? तो देखो, मल्टी थ्रेडिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भैया ये फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव करता है, और पैरेलल टास्क हैंडलिंग करता है, और बेटर परफॉर्मेंस देता है, और रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब आता है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। तो देखो, मल्टी थ्रेडिंग जावा में क्या है कि जावा में थ्रेड क्रिएट करने में थ्रेड क्रिएट करने के लिए दो मेन तरीके होते हैं। पहला होता है थ्रेड क्लास एक्सटेंड करके, और रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करके। तो देखो, जो हम मतलब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जो हमारा मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टी थ्रेडिंग किस में, जावा में। तो हमें जावा में थ्रेड को क्रिएट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारा थ्रेड क्लास एक्सटेंड करके और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले आता है न्यू के बाद रनेबल के बाद रनिंग के बाद वेटिंग, और वेटिंग के बाद टर्मिनेट। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे थ्रेड के लाइफ साइकिल है कि न्यू, रनेबल, रनिंग और वेटिंग,
और टर्मिनेट। अब आता है एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो एडवांटेज क्या है मल्टी थ्रेडिंग के, भैया बेटर परफॉर्मेंस देता है, रिसोर्स शेयरिंग करता है, और टाइम सेविंग होता है, और इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स डिबगिंग होता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होती है, डेडलॉक का रिस्क होता है, और CPU का हाई यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो हमने कितना पढ़ लिया, मैं बता देता हूँ तुमको कितना पढ़ लिया, तो क्योंकि सारी चीज़ देखो, स्ट्रिंग्स हो गया है, एक्सेप्शनल हो गया, और मल्टी थ्रेडिंग हो गया। अब हमारा आएगा क्या, कलेक्शन। तो देखो कलेक्शन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन टू कलेक्शन क्या होता है। देखो व्हाट इज़ कलेक्शन। तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन जो होता है ये एक फ्रेमवर्क होता है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में स्टोर करता है और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो देखो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन इज़ अ फ्रेमवर्क। ठीक है, और कलेक्शन इज़ अ फ्रेमवर्क जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलो, डेटा को स्टोर करके और डेटा को स्टोर करने का ऑर्गेनाइज्ड वे, इट मीन्स कलेक्शन। तो कलेक्शन हमें क्यों जरूरी है, कलेक्शन की जरूरी क्या है, तो देखो जो एरे की लिमिटेशन है, एरे की लिमिटेशन क्या है, फिक्स टाइप और सेम टाइप ऑफ डेटा। तो ये एरे की क्या है, ये एरे की हमारी लिमिटेशन है। और कलेक्शन क्या है, कलेक्शन जो होता है वो डायनेमिक होता है, रेडीमेड मेथड्स होते हैं, एंड फ्लेक्सिबल होता है। देखो कलेक्शन का मेन फ्रेमवर्क मेन इंटरफेस। ठीक है, तो जावा में है, तो जावा में क्या होता है, लिस्ट, सेट, क्यू और मैप। तो सबसे पहले हम क्यू क्या समझेंगे, कलेक्शन का फ्रेमवर्क इंटरफेस में। तो देखो लिस्ट, सेट, क्यू और मैप। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, और यहाँ पर डुप्लीकेट अलाउ होते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका लिंक लिस्ट के साथ साथ लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट। ठीक है, अब आता है सेट। तो सेट में क्या होता है, यहाँ पे यूनिक एलिमेंट चाहिए होते हैं, यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। लेकिन हम लिस्ट में डुप्लीकेशन अलाउ करते हैं, लेकिन हम सेट में डुप्लीकेशन नहीं अलाउ करते हैं। इसका एग्जांपल है हैज़ सेट। ठीक है, अब बात आती है क्यू की। तो क्यू में क्या होता है, क्यू पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, और इसका जो एग्जांपल है सबसे बेस्ट है आपका प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो सबसे बढ़िया आंसर इसका क्या है, प्रायोरिटी क्यू। अब आता है मैप। तो मैप क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर होता है एंड यूनिक वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जांपल है हैज़ मैप। ठीक है, तो हैज़ मैप इसका बेस्ट एग्जांपल। अब आता है एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ कलेक्शन क्या है, तो भैया डायनेमिक मेमोरी होती है, इजी डेटा मैनिपुलेशन होता है, और बेटर बिल्ड करता है, बिल्ड इन मेथड। देखो डायनेमिक मेमोरी, इजी डेटा मैनिपुलेशन, बिल्ड इन मेथड्स एंड बेटर परफॉर्मेंस एंड रीयूजेबिलिटी होती है। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज आता है। तो डिसएडवांटेज क्या कि मेमोरी ओवरहेड होता है, और लर्निंग की प्रॉब्लम होती है, लर्निंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और परफॉर्मेंस क्या होता है, इम्पैक्ट इन सम केसेस। जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस में क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है सम केसेस में। अब आता है केस स्टडी ऑफ एटीएम। तो सबसे पहले एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ये इसका जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एटीएम। तो केस स्टडी पढ़नी है, OPP बेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड। तो एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स एक बैंकिंग सिस्टम है जिसमें यूज़र क्या करता है, यूज़र जो होता है कैश को विड्रॉ करता है, बैलेंस चेक करता है, मनी डिपॉजिट करता है, और मिनी स्टेटमेंट देख सकता है। इसमें इस सिस्टम में OOP कॉन्सेप्ट यूज़ करके डिज़ाइन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ एटीएम क्या कि सबसे पहले सिक्योर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यूज़र ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, और बैलेंस मैनेजमेंट होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और ईजी यूज़र इंटरेक्शन होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव हैं एटीएम सिस्टम के वो क्या है, 5 ऑब्जेक्टिव है। पहला सिक्योर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यूज़र ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, और यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र ऑथेंटिकेशन के बाद हमारा जो है वो क्या है कि बैलेंस मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड नाउ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, और इजी यूज़र इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब देखो एटीएम क्लासेस, इन मेन क्लासेस क्या है एटीएम में। तो एटीएम में सबसे पहले हमारा क्या है, मेन क्लास है बैंक अकाउंट बनाया गया। ठीक है, बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हमारी जो पहली क्लास है वो क्या है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो क्लास है उसमें एट्रीब्यूट क्या है, अकाउंट का नेम, अकाउंट होल्डर नेम और बैलेंस। तो ये 3 चीज़ एट्रीब्यूट में आती हैं। एंड नाउ अब तुम्हारा मेथड कौन कौन से, तो डिपॉजिट में विड्रॉ और चेक बैलेंस हमने क्या किए हैं, इसमें मेथड यूज़ किए हैं। कौन कौन से मेथड यूज़ किए हैं, हमने 3 मेथड यूज़ किए हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो मेथड क्या है, मेथड का पहले मेथड का नाम है डिपॉजिट, विड्रॉ एंड चेक बैलेंस, और हमने 3 एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं। हमने 3 एट्रीब्यूट कौन कौन से यूज़ किए हैं, तो पहला जो एट्रीब्यूट है बैंक अकाउंट नेम, अकाउंट के बाद अकाउंट होल्डर नेम और बैलेंस। फिर दूसरी जो क्लास है वो हमारी क्या है, दूसरी क्लास आती है हमारी किस पे, दूसरी क्लास है जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो क्या है, एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ। ठीक है,
एंड इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ किए गए हैं, लोकेशन और बैंक नेम, इसमें बैंक नेम और लोकेशन यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, फिर आता है आपका मेथड। तो मेथड क्या है, ऑथेंटिकेट यूज़र एंड परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन एंड डिस्प्ले मेनू, ठीक है। तो दो क्लासेस हो गई, बैंक अकाउंट एंड एटीएम। फिर नेक्स्ट जो क्लास है आपका, वो नेक्स्ट क्लास क्या है आपका, यूज़र या कस्टमर। तो यूज़र और कस्टमर थर्ड क्लास है आपकी। एंड इसमें एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट है आपके नेम हो गया, आपका कार्ड नंबर हो गया, एंड आपका आपका क्या हो गया, पिन हो गया, ठीक है। एंड नाउ जो आपका लास्ट इसमें मतलब आपका यूज़र या कस्टमर में आपके जो मेथड है वो क्या है, पहला एंटर करो पिन, एटीएम की पिन, और रिक्वेस्ट करो ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इसमें एट्रीब्यूट क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, अमाउंट। तो ये तीन एट्रीब्यूट है। मेथड क्या है, प्रोसेस ट्रांजैक्शन। तो ये आपका ट्रांजैक्शन। तो एटीएम है, एटीएम सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें मेन क्लासेस चार हैं सॉरी। पहला बैंक अकाउंट, एटीएम और यूज़र, कस्टमर और ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब आता है OPM कॉन्सेप्ट यूज्ड इन एटीएम केस स्टडी। तो देखो इनकैप्सुलेशन यूज़ होता है, मतलब अकाउंट बैलेंस जो होता है वो प्राइवेट रखा जाता है और एक्सेस मेथड के थ्रू होता है। एक्सेस किसके थ्रू होता है, मेथड के थ्रू। और इनकैप्सुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, OOP का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसमें जो आपका अकाउंट का बैलेंस है वो प्राइवेट रखा जाता है और एक्सेस मेथड के थ्रू आप एक्सेस कैसे करते हैं, मेथड के थ्रू। अब आता है एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि यूज़र को इंटरनल बैंक लॉजिक नहीं दिखाया जाता। जो एब्स्ट्रैक्शन होता है सिर्फ आपको मेन मेनू दिखाई जाती है और आपको ऑप्शन शो किए जाते हैं, आपको इंटरनल बैंकिंग के लॉजिक नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है। एंड अब आता है इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, ट्रांजैक्शन है, एग्जांपल ट्रांजैक्शन को आप विड्रॉ करो या डिपॉजिट करो। ये कॉमन फीचर्स पेरेंट में भी स्पेसिफाइक, देखो जी ये जो कॉमन फीचर्स हैं ये पेरेंट में स्पेसिफिक चाइल्ड में होते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ किया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों में प्रोसेस ट्रांजैक्शन मेथड हो सकता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज़ किया जाता है, इनहेरिटेंस भी यूज़ किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन भी यूज़ किया जाता है और आपका इनकैप्सुलेशन भी यूज़ किया जाता है। तो अब एटीएम का वर्क फ्लो क्या है, एटीएम का वर्क फ्लो मतलब वर्किंग क्या है, यूज़र कार्ड को इंसर्ट करता है, जो एटीएम कार्ड होता है उसको इंसर्ट करता है, पिन वेरीफाई होता है, एंड जो आपका मेनू होता है, मेन मेनू होता है वो डिस्प्ले होता है, यूज़र ऑप्शन को चूज़ करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, बैलेंस अपडेट होता है, एंड रिसिप्ट जनरेट होती है। तो ये तुम्हारा क्या है, एटीएम का वर्किंग फ्लो है। एंड एडवांटेज क्या है, OOP इन एटीएम सिस्टम, मॉडुलर डिज़ाइन, ईजी मेंटेनेंस होता है, सिक्योर करता है किसको, डेटा हैंडलिंग को, रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। तो ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे हैं मेन एडवांटेज ऑफ एटीएम सिस्टम। पॉसिबल इश्यूज़ क्या हैं, देखो सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है, मतलब रॉन्ग ऑथेंटिकेशन आ सकता है, ठीक है। नेटवर्क फेलियर हो सकता है, इनसफिशिएंट बैलेंस भी हो सकता है और हार्डवेयर का इशू हो सकता है। तो ये तुम्हारे क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिस्क हैं जो कि पॉसिबल इश्यूज आ सकते हैं। अब आता है केस स्टडी। तो केस स्टडी किसकी पढ़ने में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो लाइब्रेरी के ऑप्शन मैनेज करता है। पहला, बुक्स इशू करना, बुक्स को रिटर्न करना, बुक सर्च करना, मेंबर रजिस्ट्रेशन और फाइन कैलकुलेशन करना। तो ये सब क्या है, ऐसे भी हम इस सिस्टम को भी हम ओप्स कॉन्सेप्ट से ओप्स कॉन्सेप्ट का यूज़ करके डिज़ाइन किया जा सकता है। कैसे, ऑब्जेक्टिव क्या है लाइब्रेरी सिस्टम के, देखो सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव, बुक का जो प्रॉपर रिकॉर्ड है, प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना, मेंबर का डेटा मैनेज करना और इशू और रिटर्न प्रोसेस थोड़ा इशूज़ और रिटर्न प्रोसेस ऑटोमेट करना, फाइन कैलकुलेशन करना और इजी सर्च फैसिलिटीज़ देना। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव हैं आपके, ठीक है। अब इसमें मेन क्लास कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहली मेन क्लास क्या होती है, बुक क्लासेस। तो बुक क्लास जो होती है इसमें एट्रीब्यूट होता है आपका बुक का टाइटल, बुक का आईडी और ऑथर होता है, प्राइस होता है और अवेलेबिलिटी स्टेटस की अवेलेबल है या नहीं हो। इसमें मेथड कौन सी है, डिस्प्ले करो बुक की इन्फॉर्मेशन और अपडेट करो स्टेटस को, ठीक है। दूसरी क्लास क्या होती है, मेंबर क्लास। तो मेंबर क्लास जो होती है इसमें एट्रीब्यूट होते हैं मेंबर आईडी, नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मेथड, बोरो करो बुक और रिटर्न करो बुक, ये दो मेथड होते हैं। लाइब्रेरियन क्लास, तो जो लाइब्रेरियन क्लास होती है इसमें क्या होता है कि एट्रीब्यूट होता है लाइब्रेरियन आईडी और नेम। और मेथड कौन कौन से होते हैं, ऐड करो बुक को, रिमूव करो और मैनेज करो मेंबर्स को, ठीक है। फिर आता है आपका
ट्रांजैक्शन क्लासेस। तो ट्रांजैक्शन क्लासेस में क्या होता है, जो एट्रीब्यूट होता है उसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन आईडी होता है, इशू डेट होती है और रिटर्न करता है डेट को, रिटर्न डेट और फाइन, ठीक है। अब आता है मेथड। तो मेथड में क्या होता है, कैलकुलेट फाइन करना और रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और कैलकुलेट फाइन करना, ठीक है। अब आता है ओप्स का कॉन्सेप्ट यूज़, OOP के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो एनकैप्सुलेशन। तो देखो बुक की जो अवेलेबिलिटी है और मेंबर डिटेल प्रोवाइड जो मेंबर डिटेल जो होती है उसको क्या किया जाता है, प्राइवेट रखा जाता है, एक्सेस मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, यूज़र को इंटरनली डेटाबेस लॉजिक नहीं दिखाया जाता, सिर्फ सिंपल इंटरफेस मिलता है, ठीक है। इनहेरिटेंस, मेंबर हो गया, मेंबर स्टूडेंट हो सकता है, फैकल्टी भी हो सकता है। तो कॉमन फीचर पेरेंट में और स्पेशल रूल चाइल्ड में होता है, ठीक है। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो कैलकुलेट फाइन मेथड डिफरेंट मेंबर टाइप के लिए भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, लाइब्रेरी हैज़ अ बुक और मेंबर हैज़ अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ अ मेथड हैज़ अ रिलेशनशिप यूज़ किया जाता है। तो देखो एटीएम में भी पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन यूज़ किया जाता था, एंड यहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एसोसिएशन यूज़ किया जाता है। इसकी वर्किंग फ्लो क्या है, तो मेंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, बुक सर्च करता है, बुक इशूज होती है, ड्यू डेट सेट होती है और रिटर्न के साथ टाइम और फाइन दोनों कैलकुलेट होता है। एडवांटेज क्या है, LMS मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के यूजिंग ऊप्स, मॉडुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और इजी मेंटेनेंस होना चाहिए और रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए और सिक्योर डेटा हैंडलिंग होनी चाहिए और स्केलेबल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पॉसिबल प्रॉब्लम। तो डेटा इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती है और फाइन मिस कैलकुलेशन हो सकती है और अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है और सिस्टम क्या कर सकता है, क्रैश कर सकता है। तो ये तुम्हारे यहाँ पॉसिबल इशूज़ हैं जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आ सकते हैं। तो बाकी ये तुम्हारा यहाँ पे यूनिट ख़त्म हो जाता है, जो यूनिट नंबर 5 रहता है, एंड बहुत इजी यूनिट हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। एंड बाकी मैं बता दूँ कि यूनिट 4 अपलोड हो चुका है एंड इसके और नोट्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाके एक बार चेक कर लो। एंड बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। एंड अब हमारा सिर्फ एक यूनिट बचा, जो कि हमारा कौन सा यूनिट, 2 यूनिट बचे हैं, जो कि अब हमारे एक पूरा इनकैप्सुलेशन मतलब यूनिट नंबर 3 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये 2 यूनिट बचे हैं एंड इनको भी जल्दी करा दी जाएगा। एंड आज 2 तारीख है, तो अभी तुम्हारे पास 4 दिन है, तो ये 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कंप्लीट रिवीजन वीडियो भी आएगा। सो थैंक यू।